मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की तृतीय कक्षा। प्रत्याहार सूत्रों तक हमने देख लिया था। आज प्रथम पाठ प्रारंभ होगा प्रथम अध्याय का। कोई प्रश्न है तो पहले उसको पूछो। आचार्य जी, ह या वरट इसमें जो आकृतो पदार्थे समुदाय चक्र लक्ष्य लक्षणम प्रवर्तते, जो पूरा जाति कहा है लेकिन उसमें एक में भी लग जाए तो भी हो जाएगा। हाँ, तब भी सूत्र चरितार्थ हो जाएगा। अब इसका ये अर्थ मत ले लेना कि हमें तो एक में ही लगाना है, हमारा काम पूरा हो गया, क्योंकि उसमें आगे फिर ये भी बताया था ना मैंने कि एक में ही लग जाएगा। तात्पर्य अब हम स्थानीय अंतरतम की सहायता लेते हुए जिनका स्थान और गुण, ठीक है ना, स्थान प्रयत्न और गुण ये मिल जाएंगे, ठीक है ना। अंतरतम जो देखा जाएगा वो स्थान से भी, प्रयत्न से भी और गुण से भी। अब मान लो केवल स्थान से ही मिल रहा है तब भी नहीं करेंगे, केवल गुण से मेल खा रहा है तब भी नहीं करेंगे, दोनों का मिलेगा तब करेंगे। अब जब नहीं मिलेगा दोनों का तो उसके छूट जाने पर, उसके न होने पर ये नहीं कहा जाएगा कि सूत्र अधूरा रह गया, पूरा नहीं लग पाया। ऐसी आपत्ति नहीं लानी है, क्योंकि सूत्र आकृति पक्ष मान करके वो चरितार्थ हो जाएगा। ये उसका जो समाधान किया था ना, ये समाधान किस प्रश्न का किया गया था? ये द्वितीय वाले का नहीं, भाष्याम द्वे का तो उत्तर दूसरा दिया था। रेफ का जो है या वरट में प्रथम जो आपत्ति उठाई थी, एक तो अचुराभ्याम द्वे की आपत्ति थी, ठीक है ना। तो उसका तो समाधान दूसरा दिया था कि निमित्त के रूप में वो ले लिए गए, तो इसलिए उनको आगे फिर नहीं देखा जाएगा। लेकिन जो पहला जो दिखाया गया था स्वर्णयति प्रातर्नयति, यहाँ यरोनुनासिक क्यों नहीं हुआ ये? हाँ, तो इसका उत्तर था ये, ठीक है ना। अब रेफ का कोई भी अंतरतम है नहीं, अब अंतरतम नहीं है तो उसका नहीं होगा, बस ये तात्पर्य है। और आचार्य जी, लण में जो अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, यहाँ आद्युदित सवर्ण से चा प्रत्यय कहें तो यहाँ संयंता संवत्सर में नहीं हो पाता, सिद्धि नहीं हो पाती करके जो संयंता दिखाए है समयंता, यहाँ पर सवर्ण करने के पश्चात जो अनचिच से द्वित्व करते हैं, वहाँ जो द्वित्व होकर दूसरा यकार आया है वो भी अनुनासिक होना चाहिए ना। जो परसवर्ण से अनुनासिक य आया है उसी का द्वित्व होगा। काशिका में एक ही अनुस्वर दिखाया है। हाँ, ये लगा लो, दोनों लगा लो, दोनों स्थलों पर लगा लो उसके लिए, क्योंकि हम जिसको द्वित्व कर रहे हैं ना उसी की ही प्रतिकृति आएगी पूरी, ठीक उसी रूप में ही उसको लेना है, उसको परिवर्तित नहीं करना। और आचार्य जी, लण में जो र प्रत्याहार स्वीकार किया, वो अष्टाध्यायी भाष्य में स्वामी जी तो खंडन कर रहे हैं। क्या लिखा है उन्होंने? अत्र काशिकाकृत जयादित्य भट्टोजी दीक्षिताभिरुक्तम हकारादिषु अकार उच्चारणार्थो न अनुबंधः।
लकारे तु अनुनासिकः प्रतिज्ञायते, तेन उरण्रपरः इत्यत्र प्रत्याहारग्रहणात् लपरत्वम् अपि भवति। तद् इदम् अवद्यम्। कुतः? इह व्याकरणे क्लृप्स्थ एक एव लृकारः, स च रपरकरणे असिद्धः। तेन लृकारस्य कार्याणि ऋकारे भविष्यन्तीति लपरप्रयोजनाभावात्। वो ठीक है, देखो अलग अलग व्याख्याकारों के अलग अलग पक्ष होते हैं और महाभाष्यकार ने अपना पक्ष रखा हुआ है, तो आवश्यक नहीं है कि अन्य व्याख्याकारों के ग्रंथों में महाभाष्य वाली सारी बातें मिल जाएं या सारी बातें जो अतिरिक्त हो महाभाष्य के अनुकूल बैठे। ये आवश्यक नहीं है। काशिका में कई स्थल ऐसे आएंगे जो कि महाभाष्य में नहीं कहे हैं या कहे हैं तो उसके विरुद्ध भी आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब रपरह उरण रपरह सूत्र में हम जब देखेंगे, क्लिप का तो बात अलग हो गई, लेकिन उरण रपरह सूत्र में हम जब लरी को लपर करते हैं तो वहां पर भी वही बात माननी होगी कि लरी हो गया है असिद्ध, और वहां पर गुण करने वाले सूत्र को भी री दिखाई दे रहा है और गुण करके भी अर आया है, तो वहां पर फिर उस तरह से लेंगे असिद्ध होने के कारण से। लिखने में तो लकार ही आएगा, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। महर्षि दयानंद जी ने जो लिखा है काशिका का खंडन जो किया है, तो उसको उस रूप में नहीं लेना है यहाँ पर। ये ठीक है कि उनका विचार उस समय वैसा था, लेकिन ये मान्यता कि र प्रत्याहार होता है, ये कई व्याख्याकारों ने स्वीकार की हुई है। तो हमें उसी रूप में लेकर के चलना है इसको अभी, और जो विशेष विचार है वो फिर आगे चल करके देखेंगे, ठीक है ना। अभी हमें र प्रत्याहार मान करके ही चलना है। तो प्रत्याहार सूत्र में कोई विशेष तो बातें नहीं थी। अब आगे हम प्रथम अध्याय का प्रथम पाठ प्रारंभ कर रहे हैं, और यहाँ पर भी हम सिद्धियों पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि सिद्धियों का सारा अभ्यास प्रथम वृत्ति पढ़ करके हो चुका है। जो विशेष विशेष बातें हैं हम उन्हीं को लेंगे यहाँ पर। तो पहला सूत्र है वृद्धिरादयी। यहाँ पर प्रथमा वृत्ति में जो चर्चा हुई थी, जहाँ पर नोदात सरितोदय मगार्ग काश्यप गालवा नाम सूत्र आया था, तो वहां हुआ था ना कि मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि करके। तो वहां पर मंगल के लिए वृद्धि शब्द प्रारंभ में यहाँ रख दिया है, ऐसा मान करके चलेंगे। क्योंकि पाणिनि की जो शैली है कि संज्ञा जो कहा गया है, शब्द संज्ञावाचक जो शब्द होता है उसको कैसे लेते हैं, वो तो अगले ही सूत्र में दिखाई दे रहा है हमें। कैसे लेते हैं? अंत में अदेन गुणः तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम मुखनासिका वचनो अनुनासिका, यही तो आ रहे हैं सर्वत्र। यू स्त्रियाख्यौ नदी तरप तमपौ घः, जहां भी देखेंगे वहां इस प्रकार के मिलते हैं। लेकिन यहाँ भिन्नता दिखाई दे रही है कि संज्ञावाचक शब्द वृद्धि ये पहले लिया है, तीसरे से मंगल के लिए। यहाँ इन्होंने चर्चा नहीं की इस प्रकार की, ये बताया मैंने भी। अब यहाँ पर इसका अर्थ करते हैं। अर्थ तो हम पढ़ते जाएंगे, लेकिन प्रथम वृत्ति से संबद्ध जो बातें हैं उसको यूं ही ले लेंगे। तो वृद्धि शब्द है संज्ञात्वेन विधीयते, प्रत्येकम आदैचाम वर्णना। प्रत्येक शब्द भी बोला गया है, यानी कि प्रत्येक ही अलग अलग होगी, समुदाय रूप में नहीं। प्रत्येकम आदैचाम वर्णनाम सामान्य न। अब सामान्य शब्द क्यों कहा कि तद्भावित भी होते हैं अतद्भावित भी होते हैं, तो दोनों को समान रूप से लेना है हमें, पक्षपात नहीं करना है। तद्भावितों को भी लेना है अतद्भावितों को भी। तद्भावितानाम अतद्भावितानाम च, यहाँ तक ये सूत्र का अर्थ कर दिया। अब इसमें जो आदेश में तकार लगाया है पाणिनि जी ने, तो उसके विषय में कहते हैं कि तपर करणम ऐजर्थम। क्योंकि यहाँ प्रश्न ये उठ रहा है कि आदेश में आ के आगे तकार आ रहा है। सामान्य रूप में हम जब तकार कहीं आता है तो समास कौन सा करते हैं? बहुरी ही। तह परो यस्मात् स्वयं तपरः, तो आ तपर हुआ।
तपर करने का उद्देश्य क्या होता है? भिन्न काल वालों का ग्रहण न करा दे वो। भिन्न काल वाले ग्रहण किस सूत्र के द्वारा किए जाते हैं? अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। लेकिन अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय अण प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को ही अधिकार देगा कि आप सवर्णों का ग्रहण कर सकते हैं। क्या ये आ अण में आ रहा है? अण में तो नहीं आ रहा है। अण में तो ह्रस्वकार है ना, अ ई उण। तो ये प्रश्न यहाँ इसलिए उठाया गया है कि आकार तो अनण अनण तो है, उसमें अनण है, वो अनण होने से भिन्न कालों का वो ग्राहक होगा ही नहीं, तो उसकी निवृत्ति के लिए आपने तपर क्यों किया? फिर एक पक्ष ये भी आता है कि जो गुणांतर होते हैं क्या वो भेदक होते हैं या नहीं होते? तो उसमें दोनों पक्ष स्वीकार किए गए हैं। यहाँ गुण से तात्पर्य है जो अन्य जो इसके धर्म हैं स्वरों के। कौन से धर्म है? उदात्त अनुदात्त स्वर। हाँ, उदात्त अनुदात्त स्वरित ये जो भेद आते हैं तो ये भेदक होते हैं नहीं होते, तो दोनों पक्ष चलते हैं यहाँ पर। लेकिन अभेदक मान करके लोक में ये व्यवहार देखते हुए कि जैसे किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया, चोरी की किसी ने, और उस समय वह मुंडन किए हुए था, ठीक है ना। चोरी कर ली उसने। अब कालांतर में जब पकड़ा गया तो उसके बाल बड़े बड़े हो रहे थे उस समय, तो धर्म का भेद हो गया ना, थोड़ा गुणों में परिवर्तन आ गया उसके शरीर में। तो क्या उसको अपराधी नहीं माना जाएगा कि नहीं नहीं वो तो मुंडित था, ये तो फिर जटाओं वाला है? ऐसा नहीं होता ना। तो लोक में हम देखते हैं कि केश आ गए हैं तब भी अपराधी ही माना जाएगा, सजा तभी मिलेगी। और ये पाणिनि का संकेत भी ऐसा हमें दिखाई देता है कुछ सूत्रों में। जैसे अडागम करते हैं धातुओं से पूर्व लकारों में, लुंग लंग लृंग क्षु अट उदात्त है। तो उदात्त कहने की आवश्यकता क्या है? पाणिनि उसको लुंग लंग लृंग क्षु अट, अट को उदात्त ही पढ़ देते, उदात्त पढ़ देते। कथन क्यों किया? कथन क्यों किया? कोई किसी से बात करता है तो ये कहता है देखो मैं जीवित व्यक्ति आपसे बात कर रहा हूं, ऐसा बोलना पड़ता है क्या कि मैं जीवित आपसे बात कर रहा हूं? तो जीवित कहने की क्या आवश्यकता है? दूसरे को दिखाई नहीं दे रहा है क्या? ऐसे ही आप आ को लिख देते हो ना, वैसा ही। या उच्चारण भी किया छात्रों के सामने, चलो लिखने में तो नहीं बात बन पाएगी, उच्चारण आपने छात्रों के सामने किया तो उसको उदात्त ही उच्चारण कर देते आप। सूत्र में कहने की क्या आवश्यकता है? तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है? इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि गुण भेदक नहीं होते हैं, ठीक है ना। गुण भेदक नहीं होते, हम उदात्त उच्चारण करके उसमें भेद नहीं कर पाएंगे, इसलिए वहां पर उदात्त साथ में कहना हुआ है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो आकार है ये भिन्न गुणों का ग्रहण भिन्न गुण से युक्त गृहीत नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है। आप तपर नहीं करेंगे तब भी भिन्न गुण से युक्त का ग्रहण हो जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ता है उसमें, सभी का ग्रहण हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि तपर सत्काल से लगा करके हम ऐसा माने कि उसी का ही ग्रहण होगा। तो ये यहाँ पर प्रश्न उठाया गया था, तो इसलिए तपर करण आकार का व्यर्थ हो गया। अब यहाँ पर फिर दूसरा समास, ठीक है ना। तो तुरंत ही इन्होंने यहाँ जो बोला है तपर करणम ऐजर्थम के आगे कि ताद अपि परह तपरा, ऐसा समास मान करके पंचमी तत्पुरुष। अब यहाँ पर तपर कौन सा होगा? ऐच। अब ऐच तो आ रहा है अण में, ये तो अपने सवर्णों का ग्राहक हो जाएगा। तो सवर्णों का ग्राहक हो जाएगा तो किन का कराएगा ग्रहण? ह्रस्व ए ऐ ओ औ लेगा क्या? ह्रस्व ऐ औ दो ही तो है ना, क्या ह्रस्व ले सकता है? नहीं। दीर्घ तो पड़े ही हैं, ठीक है ना। क्या प्लुत ले सकता है? ले सकता है। तो प्लुत तक तो बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ क्या लिखा है आगे कि खट्वैडकादिषु त्रिमात्र चतुर्मात्र प्रसंग निवृत्त। त्रिमात्र तो प्लुत वाले हो गए, ठीक है ना, उनकी प्राप्ति हो रही थी, उनकी निवृत्ति के लिए तपर आवश्यक था। और चतुर्मात्र
तो चतुर्मात्र सुने हैं कभी 4 मात्राओं के? तो ऐसा भी एक पक्ष स्वीकार किया गया है। कुछ आचार्य 4 मात्राओं वाले भी इनको मानते हैं। उसी पक्ष को लेते हुए यह समाधान किया गया है। अधिक विस्तार इनका महाभाष्य में आएगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पर इतना मान के चलते हैं हम कि 4 मात्राओं को स्वीकार करते हुए उनकी निवृत्ति के लिए पाणिनि ने अकार लगाया है। अब 4 मात्राएं कब प्राप्त हो सकती हैं? अगर 4 मात्रा का है ऐसा मानते हुए कब प्राप्त होंगी? कि जैसे खट्वा और एडका, इसमें हम वृद्धि करेंगे तो इधर दीर्घ आकार 2 मात्रा का हो गया, एडका का ए भी 2 मात्रा का हो गया, तो दोनों के स्थान में 4 मात्रा का ऐ आना चाहिए। तपर करने से 2 मात्रा का ही आएगा। हो गया स्पष्ट? तो ये यहाँ पर उत्तर हुआ इसका। और 3 मात्राएं वाला कब आएगा? कि एक और 1 मात्रा का वर्ण है, दूसरी ओर 2 मात्रा का वर्ण है, तो 3 मात्रा का आ जाएगा, आई और औ। ठीक है ना। उदाहरण बहुत तेरे मिल जाएंगे खोज करने से इस प्रकार के। यहाँ इन्होंने एक दिखा दिया है 4 मात्राओं वाला, खट्व का आदि लगा करके, और बहुत से मिल जाएंगे। 3 मात्रा का देखना है तो जैसे वृक्ष शब्द है और ओदन, हो गई 3 मात्राएं, वृक्ष उदन इत्यादि। ठीक है ना। हाँ, क्या कहा? एक प्लुत 3 मात्रा और दूसरा 2 मात्रा हो तो? प्लुत वाला मिलेगा 3 मात्रा का, और 2 मात्रा का 5 का तो होता नहीं है। और दोनों ही प्लुत हो तो ऐसे ही बोल सकते हो ना, फिर 6 मात्रा का चाहिए। तो पहली बात तो ऐसे शब्दों को ढूंढना होगा हमें। आगे फिर क्रम से उदाहरण दे दिए जो कि सब प्रश्नवृत्ति में आ चुके हैं, और तद्भावित अतद्भावित क्रम से दिए हैं। पहले तद्भावित के हैं, जैसे आशुलायन इतिकायन औपकवः औपमन्यवः, और अतद्भावित के शालीयः मालीयः। अंत में ये बता दिया है, ये शैली भी है काशिकाकार की, कि संज्ञा वाले सूत्रों में स्पष्टता के लिए कहीं कहीं उस संज्ञा का उच्चारण अनेकों सूत्रों में होता है, लेकिन कोई एक सूत्र ला करके उदाहरण के रूप में दिखा देते हैं कि ऐसे ऐसे संज्ञाओं का उच्चारण सूत्र करते हैं, और वो कहलाते हैं उन संज्ञाओं के प्रदेश। तो वृद्धि प्रदेशाः, वृद्धि का प्रदेश, जैसे सिचि वृद्धि परस्मै प्रदेश। और भी अनेक सूत्र हैं, एक दिखा दिया उदाहरण के लिए। इत्येवम् आदयः। आगे अदेन गुणः, गुण शब्द संज्ञात्वेन विधीयते, प्रत्येकम् अदेगां वर्णानां सामान्येन तद्भावितानां अतद्भावितानां च, बिल्कुल पूर्व सूत्र के ही समान वही अर्थ है। तपर करण वाला जैसे पीछे था कि ऐच के लिए है, लेकिन यहाँ तो दोनों के लिए ही मान सकते हैं। तो यहाँ दोनों समास करेंगे फिर, तह परो यस्मात् और तादपि परः। तो तपर करणम तु इह सर्वार्थम, सर्व से तात्पर्य 2 ही है यहाँ पर, अकार और एच एंग। उदाहरण आ गए, तरिता, चेता, स्तोता, तो ये तो हो गए तद्भावित के। और पठंती, ये हो गया अतद्भावित का, हो गया ना, या तद्भावित का? अतद्भावित। कैसे? जैसे शब का आ है, ठीक है ना, और अंति का आ है, गुणः तो तत्र क्या एव किया गुणः उसने? अतो गुणे के लिए जो आगे गुण है। हाँ, अतो गुणे जो कह रहा है, गुण परे रहते, तो वो गुण पहले से है ना विद्यमान, अंति का आकार, वो किसी से आया नहीं है, गुण कह करके नहीं लाया गया है वो, ठीक है ना। इसलिए ऐसे ही जयंती, ऐसे ही पचे, ये हो गए अतद्भावित के 3।
गुण प्रदेशः मिदेर्गुणः इत्येवमादयः। ये सर्वत्र नहीं दिखाएंगे, प्रदेश वाली बात कहीं कहीं अभी प्रारंभ में दिखा दिए, संज्ञा सूत्र तो अनेकों आएंगे। आगे इको गुण वृद्धि, तो ये जो हमने दो सूत्र अभी देखे ये संज्ञा सूत्र कहलाते हैं। प्रथम पाद में संज्ञा सूत्र अधिक संख्या में आएंगे और कुछ परिभाषाएं भी आएंगी, तो ये परिभाषा आ रही है आगे, इसीलिए स्पष्टता से के लिए बोल दिया कि परिभाषेयम स्थानीय नियमार्था, क्योंकि परिभाषाएं होती हैं तो कोई न कोई अव्यवस्था अनियम सामने आता है और अनियम में नियम करने के लिए परिभाषा होती है। यहाँ अनियमितता कहाँ पर आ रही थी, तो कहा स्थानीय में आ रही थी। स्थानीय नियमार्था, जिसके स्थान में करना है, तो स्थान में किसके करना है कोई निश्चय नहीं हो पा रहा था, उसके लिए ये परिभाषा है। परिभाषाएं कभी भी जहां निश्चितता हो जाती है वहां नहीं लगती हैं, ठीक है ना, अनिश्चितता में अनियमितता में लगती हैं। तो अनियम प्रसंगे नियमो विधीयते, नियम यहाँ पर किया जा रहा है। और ये हमने प्रथमावृत्ति में देख ही लिया था कि गुण वृद्धि शब्द यहाँ भी सूत्र में कहे हैं और ऊपर से जो वृद्धि और गुण आ चुके हैं उनकी भी अनुवृत्ति यहाँ आ रही है, ठीक है ना। तो दो बार यहाँ पर गुण वृद्धि बोला जाएगा, उसका अभी बताते हैं आगे प्रयोजन। तो वृद्धि गुणौ स्वसंज्ञया शिष्यमाणौ, अब देखो स्वसंज्ञा के द्वारा जहां इनका निर्देश किया जा रहा है, तो ये जो स्वसंज्ञा के द्वारा किया जा रहा है ये कौन से शब्द से लेंगे हम, जो अनुवृत्ति से आ रहे हैं वो, या कि सूत्र में जो है वो। एक तो अनुवृत्ति के रूप में आ रहे हैं, अंतर कुछ नहीं है दोनों में, वो भी प्रथमांत हैं ये भी प्रथमांत हैं, ठीक है ना। तो वृद्धि गुणों स्वसंज्ञा शिष्यमाणो, जहां स्वसंज्ञा से कहे जाएंगे, तो ये पीछे वाले ले सकते हैं क्योंकि संज्ञा पीछे की गई थी, ठीक है ना। इकः एव स्थाने, वो इक के ही स्थान में, ये इकः शब्द से आ गया। वेदितव्यो, जानने चाहिए। अब बता रहे हैं आगे कि वक्षति सूत्र जब आगे आएगा 7वें अध्याय में कि सार्वधातुक आर्धातुकयोः हो और अंगस्य के अधिकार में है वो, अंगस्य गुणः। अब वहां पर जब अंगस्य गुणः, अंगस्य का अधिकार ला करके और सूत्र का अर्थ करेंगे और कुछ समय के लिए हम ये माने कि ये परिभाषा नहीं है हमारे पास में, तो सूत्र का अर्थ क्या बनेगा कि सार्वधातुक आर्धातुक पर रहते अंग के स्थान में गुण होता है, यही तो होगा ना। और अलोन्त्य से लगा सकते हैं बस अंतिम अल के स्थान में, तो वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी वर्ण हो सकता है, दिखाएंगे आगे अभी। तो वहां पर ये परिभाषा पहुंच करके फिर क्या अर्थ बनेगा, तो आगे बोल रहे हैं कि स एक एव स्थाने विदितव्यः। अब इसने नियम कर दिया। अब जब एक शब्द पहुंच जाएगा वहां पर उस सूत्र में, विधि सूत्र में, तो वहां पर तदंत विधि होकर के क्या अर्थ बन जाएगा फिर, इगंतस्य अंगस्य, ठीक है ना। ये न विधि तदंतस्य, ये सूत्र साथ में लगा करके वो भी परिभाषा है। उदाहरण बन जाएंगे तरति नयति भवति, ये इसके उदाहरण हो गए। ऐसे ही वृद्धि में भी, वृद्धि खल्वपि, अकारशीत आहारशीत, अचैशीत अनैशीत, अलाबीत अस्ताबीत। अब यहाँ पर जो कहा है कि पीछे से भी अनुवृत्ति आ रही है, यहाँ भी गुण वृद्धि कहा है, तो गुण वृद्धि स्वसंज्ञया विधीयते, यहाँ पर गुण और वृद्धि इन शब्दों का उच्चारण करके जब उनका विधान किया जाएगा उस अवस्था में ये परिभाषा जाएगी, तत्र एकः इति एतद् उपस्थितम द्रष्टव्यम। अब किम कृतम भवति, उसे क्या हो जाएगा, तो कहा कि द्वितीय षष्ठी प्रादुर्भाव्यते, एक दूसरी षष्ठी लाई जाती है, ठीक है ना। दूसरी षष्ठी, दूसरी क्यों बोला, पहली कौन सी है,
सूत्र पकड़ो, विधि सूत्र। सार्वधातुक आर्धातुकयोः। पहली षष्ठी कौन सी है? अंगस्य। पहली षष्ठी हो गई अंगस्य, दूसरी षष्ठी हो गई एकः। अब जब दो विभक्तियां एक जैसी तो विशेषण विशेष भाव, ठीक है ना? तो अंगस्य एकः या एकः अंगस्य। अब ये प्रश्न उठेगा ना, कैसे अर्थ करें? अंगस्य एकः या एकः अंगस्य। अब यहाँ पर ये सूत्र कार्य करता है, ये न विधि सदंतस्य, क्योंकि अंगस्य तो वहां पहले से कहा हुआ था, ठीक है ना? एकः को हम और बढ़ा करके ले गए, वहां पर जोड़ा हमने, तो विशेषण लगा दिया ना। तो ये न विशेषणेन विधिर्विधीयते स तदन्तस्य ग्राहको भवति इगन्तस्य अंगस्य। ये दो षष्ठियां हो गई। इसमें काशिका में कहीं कहीं पर द्वितीया ऐसा जो लिखा है ना, उसको संभाल लेना। द्वितीया, द्वितीया षष्ठी प्रादुर्भाव्यते, दूसरी षष्ठी प्रादुर्भावित की जाती है, ठीक है? अब ये कहां कहां इसका प्रयोजन होगा, क्योंकि हम दो प्रकार से अर्थ करेंगे। जब दो षष्ठियां होंगी तो कुछ स्थलों पर तो एकह बनेगा विशेषण, कुछ स्थलों पर एकह बनेगा विशेष्य। उसको दिखाते हैं अलग अलग। जैसे मिदि मृजी है, सूत्र पता ही है, मिदिर गुण मृजेर वृद्धि ही। और पुगंत लघुपद अर्थात पुगंत लघुपद से आगे क्या है? ऋछि। तो ऋछि कहां पर है? ऋक्षत्रिताम। ऋक्षत्रिताम क्या करता है? गुण करता है ना। ऋक्षत्रिताम ऋक्ष धातु और ऋकारांतों को गुण करता है, तो उस सूत्र की ओर संकेत है। ऐसे ही दृश धातु ये कहाँ आई है? ऋदृश होंगी गुणा, ठीक है ना? और क्षिप्र क्षुद्र ये कहाँ है? ये कहाँ पर है? तो देखो वहां भी गुण शब्द बोला है ना, पूर्व से गुण। तो इतने शब्दों में इन इनके सबके साथ में जब एकह पहुंचेगा तो वहां पर अंगे न एक विशेष्यते, क्योंकि अगर वहां पर हम इगंत ऐसे बोलेंगे तो इनमें से कोई दिखाई दे रही है इगंत? इन धातुओं में कोई भी नहीं है। तो अब कैसे बोलेंगे? अंगस्य एकह, अंग के द्वारा इक को विशेषित करेंगे। अंगेन एक विशेष्यते। तो मिदेह एकह, मृजेह एकह है, पुगंतस्य एकह, लघुपधस्। यहाँ जो लघुपद है ना, उसमें कर्मधारय समास है, ध्यान रखना उस सूत्र में, पुगंत लघुपधस्य में। तो लघुपधस्य लघ्वी च असौ उपधा, लघुपधस्य एकह, यानी वही होना चाहिए एक। ऐसे ही ऋक्षेरिकः दृशेरिकः, क्षिप्रस्य एकः क्षुद्रस्य एकः, इस तरह से अर्थ होगा। अब दूसरा वाला कि जुसी सार्वधातुक आदि गुणेशु, आदि शब्द लगा दिया, अनेकों सूत्र मिलेंगे ऐसे। तो जुसी च सार्वधातुक आर्धातुकयोः है, इनमें सब में क्या होगा? इका अंगम विशेषते। यहाँ एक इकह जो जाएगा षष्ठ्यंत शब्द, इससे अंग को विशेषित किया जाएगा, इगंतस्य अंगस्य। जैसे मेद्यते, जो सीचा में बता रहे हैं ना, जो सीचा से जो किया गया था, ऐसे ही अभिभयुः, मेद्यते टिप्पणी में लिखा है आचार्य जी, मेद्यते इति प्रायुको अपपाठः। हाँ, ये तो अशुद्ध हो गया। किसमें दिखाया है? रेवली वाली काशिका में। अच्छा, तो वहाँ शुद्ध पाठ क्या है? इसको संभाल लो फिर। मेद्यति परस्मैपदी। हाँ वही है ना, मेद्यति आएगा। और अभिभयु ये उसका हो गया, जिसका, ठीक है ना।
अभी भाई उनमें पाठ भी कहीं कहीं नहीं मिलता है, चलो पाठ भी तो आते रहेंगे। तो ये तो हो गया यहाँ तक प्रथम वृत्ति का अर्थ, जो कि हमने समझ भी लिया था, कोई इसमें विशेष नई बात नहीं आई है अब तक। अब आगे विचार करते हैं थोड़ा और, कि जैसे आपने कहा इको गुण वृद्धि, ठीक है ना, काशिका का यही मुख्य विषय होता है यहाँ, पदकृत्य जिसको बोलते हैं। अभी तक आया नहीं है ना इति किम करके, ये पहला ही शब्द है ना अब तक, यहाँ से प्रारंभ हो रहा है इति किम। तो एकह इति किम ये आपने क्यों कहा? तो एकह इति किम का अर्थ ये नहीं है कि आपने एकह क्यों कहा, आप क्या कह देते, गुण वृद्धि। संगत हो पाएगा? पूरे सूत्र पर ही आक्षेप है, ठीक है ना। एकह एक संकेत मात्र है, किस सूत्र की आवश्यकता पड़ी क्यों? अच्छा हटा दो सूत्र को। अब हम समझेंगे कैसे, जिस पद पर या जिस विषय में प्रश्न किया जा रहा है उसको हटा करके देखते हैं, उसका अभाव ला करके देखते हैं। अब ये परिभाषा नहीं है ऐसा मान के चलें, तो जैसे हमने या धातु से ल्युट प्रत्यय किया, आर्धातुक है, तो या और अन। अब यहाँ पर साधातुक आर्धातुक हो, ये सूत्र आएगा, अंगस्य का अधिकार है। अर्थ क्या होगा कि सार्वधातुक आर्धातु प्रत्यय परे हो तो अंग के स्थान में गुण हो जाता है। अलवंत से लगा लो, चलो थोड़ी और सहायता कर दी गई। तो या में जो आ है इसको गुण होगा या नहीं? अब ह्रस्वकार हो जाएगा गुण, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, या और अन हो गया, आकाशवाणी दीर्घ, क्या लगाएंगे, अतुगणे लगाएंगे, तो क्या बनेगा, यनम, यनम बनेगा ना। ऐसे ही ये तो हो गया, इसमें जो दिया है ना प्रयोजन कि आत संध्यक्षर व्यंजना नाम माभूत, यह आकार का उदाहरण हो गया ना। अब संध्यक्षर का ले लो, तो संध्यक्षर में ग्लई धातु से ग्लई शप और तिप, ग्लई अ ती। तो यहाँ पर भी अब क्या करेंगे, सार्वधातु का धातु कयो हो। तो आई को गुण क्या होगा, ए अयादेश गलयति। अच्छा लग रहा है ना रूप। अब व्यंजन का ले लो, जैसे उम्भिता है, उभ उम्भ पूरणे, तो उम्भ धातु से त्रिच प्रत्यय करके इडागम करके उम्भ ई त्रि, ठीक है ना, उम्भ ई त्रि। अब यहाँ त्रिच प्रत्यय आधातु परे है, तो अंग को गुण होता है, ये तो सूत्र लगेगा ही ना सर्वत्र, तो कारत्व कयो। तो यहाँ पर भी अलवंते से लगाओ, तो उम्भ में अंत में क्या है, भकार, भकार को गुण करो, भकार का स्थान क्या है, क्या स्थान है, ओष्ठ। ओष्ठ वाला गुण लेकर के आओ। ओ, ओष्ठ वाला गुण कौन सा है, ओ, तो क्या बन गया, क्या बन गया, होता। तो बड़ी विचित्र स्थिति बन जाएगी ना। तो यहाँ पर भकार को तो कर लिया हमने, ओ, तो क्या बन गया, उमो, उमो, और उमो को अबादिश करो उमविता, उम्मिता का बनेगा उमविता। तो ये संध्यक्ष, ये व्यंजन का हो गया, आप संध्यक्षर व्यंजन। ये संध्यक्षर शब्दों का तो अर्थ पता है ना, ए आई ओ औ, इनको संध्यक्षर भी कहते हैं। यद्यपि संधि करके बनाई नहीं, यहाँ पर ऐसा मत मान लेना कि संधि करके बनाए गए हैं जोड़ जोड़ के इसलिए संध्यक्षर हैं ये, लेकिन व्यवहार में ये भी शब्द प्रयोग में आता है। अब जब एक कह दिया, सूत्र बना दिया गया है, तो अब यहाँ पर ये सारे हट जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि इनमें कहीं पर भी एक नहीं है। हो गया। अब जो मैंने पीछे कहा था कि इसमें पीछे से अनुवृत्ति भी आ रही है गुण वृद्धि की, और सूत्र में भी कहा गया है, तो अब उसकी विषय में बताया गया कि पुनर्गुण वृद्धि ग्रहणम स्वसंज्ञया विधाने नियमार्थम।
स्व संज्ञा के द्वारा वृद्धि गुण शब्द के द्वारा जहां विधान किया जाएगा गुण का और वृद्धि का, वहां नियम करने के लिए पीछे से अनुवृत्ति आते हुए भी सूत्र में पुनः गुण वृद्धि का ग्रहण किया गया है। तो उसकी स्पष्टता के लिए इसका प्रयोजन सिद्ध कहाँ करेंगे हम कि इह माभूत। अब यह माभूत कह करके पहले हमें क्या सोचना होगा कि सूत्र में जो गुण वृद्धि कहा है इसको हटा दो, तो सूत्र रह गया केवल इकह। ठीक है। अब यहाँ दिव्य शब्द से सुप्रत्यय आया। सु के स्थान में क्या कर लिया, सु का तो सु ही रहेगा अभी, लेकिन सु पर रहते दिव्य के स्थान में क्या करेंगे, औत दिव औत दिव। तो दिव औत में औ, औ कैसा है, तद्भावित अतद्भावित दोनों की बात हुई थी ना। अतद्भावित, तो अतद्भावित और तद्भावित वाला शब्द यहाँ मत लाओ। यहाँ तो ये देखो कि देवाउत क्या ये कह रहा है कि वृद्धि औ होता है, वृद्धि तो नहीं बोला ना उसने बोला औ आदेश होता है। तो औ आदेश होता है तो एक सूत्र पहुंच जाएगा। ठीक है ना, कि आप जहां भी वृद्धि और गुण करेंगे, जहां भी वृद्धि और गुण करेंगे तो वो किसके स्थान में होंगे, इक के स्थान में। अब क्योंकि औ की वृद्धि संज्ञा तो है ही, औ की वृद्धि संज्ञा है तो इक के स्थान में होगा। तो कौन सा एक है यहाँ पर, दिव में इकार। तो बन जाएगा फिर ऐसे देव। ठीक है ना, ये सारी समस्याएं इस प्रकार की आएंगी। अब यहाँ पर क्योंकि संज्ञा कह करके कि वृद्धि होता है ऐसा कह करके नहीं कहा गया है औ आदेश, इसलिए जो दोबारा गुण वृद्धि ग्रहण किया गया है ये उससे सिद्ध हो गया, तो द्यौह बकार को हो जाएगा। ऐसे ही पथिन में नकार को आकार किया गया है, तो यहाँ पर भी ये आकार फिर इक के स्थान में प्राप्त होगा। तद शब्द में त्यदादि नमः से जो आकार करते हैं तो ये भी आकार वैसे तकार को होता है, तो यहाँ तो प्राप्ति ही नहीं हो पाएगा, ये कहे ही नहीं यहाँ पर कोई। ठीक है ना, इदम शब्द में भी ऐसे ही है, वहां भी त्यदादि नमः लगाएंगे। तो ये गुण वृद्धि द्वारा ग्रहण करने से ये सारी समस्याएं दूर हो गई। अब गुण हो जाए वृद्धि हो जाए ऐसा कह करके जहां गुण वृद्धि का विधान होता है, गुणः स्यात् वृद्धि स्यात्, वहां पर वो गुण और वृद्धि इक के स्थान में होते हैं। ये इस सूत्र का नियम बनाया गया है। आगे देखो, न धातु लोप आर्ध धातु के। अब यहाँ पर धातु लोप शब्द है, तो धातु लोप समास तो ऐसे ही होगा, लेकिन यहाँ पर धातु का लोप का तात्पर्य कहा गया है कि धात्विक देशो धातु हो। सूत्र में जो धातु शब्द आया हुआ है इसका अर्थ पूरा धातु नहीं है, अपितु धातु का एक देश, उसका एक अवयव, एक भाग, उसका एक अंश, वो धातु शब्द से गृहीत होगा और उसी का लोप मानना है। तो तस्य लोपः यस्मिन। अब रही बात के धातु और लोपः हमने यहाँ तो कर दिया तत्पुरुष समास, और अंश अर्थ भी ले लिया, एक देश अर्थ भी ले लिया। धातु के एक देश का लोप धातु लोप, ठीक है ना, उसके होने पर, यही तो अर्थ करेंगे फिर, उसके होने पर। लेकिन ऐसे नहीं है, अब इसमें करेंगे हम बहुरी समास। धातुर लोपः, क्या बोलेंगे आगे बहुरी समास के लिए, यस्मिन् तदिदं धातु लोपम। यस्मिन धातुर लोपः यस्मिन। तो यस्मिन का तात्पर्य धातुर लोपः यस्मिन। अब यस्मिन कौन होगा, ये अन्य पदार्थ चाहिए ना, धातु, यानी जिस आर्ध धातु के परे रहते धातु का लोप हुआ है। तो अब ये धातु लोप शब्द स्वयं ये किसका बन रहा है यहाँ विशेषण, ये धातु का लोप मात्र इतना अर्थ नहीं है, अब ये विशेषण बन रहा है आर्ध धातु का। तो उसमें भी सप्तमी है, इसमें भी सप्तमी है। तो तस्य लोपो यस्मिन् न धातु के तद आर्ध धातुकम।
तद आर्धातुकम धातुलोपम, उस आर्ध धातुक का नाम है ये धातुलोप। तत्र अर्थात तस्मिन ये गुण वृद्धि प्राप्त तेन भवतः, उसके परे रहते जो गुण वृद्धि प्राप्त होते हैं वे नहीं होते। किसके स्थान पर गुण वृद्धि? तो पीछे से जो भी प्राप्त एक शब्द आ ही रहा था तो वो वहां पर नहीं होते। उदाहरण हमने देख ही लिए हैं प्रथमा वृत्ति में, तो लोलवः, पोपवः, मरीमृजः। थोड़ा संकेत दे दिया है कि कहाँ पर ये लगेगा कि लोलु यादिभ्यो यंगंतेभ्यः पचाद व्यचि विहिते। जैसे लोलुये बना लिया पहले यंगंत शब्द, उसके बाद धातु संज्ञा करके जब अच प्रत्यय लाए, इससे पचाद्यचि का तात्पर्य नंदिग्रही पचादिभ्यो ल्युणिन्यचः, इसे लोलु या धातु से अच प्रत्यय किया। अब अच प्रत्यय जब परे होता है तो यंग का लुक हो जाता है। यंगोचीचा बिना निमित्त के भी होता है, कोई परे न हो तब भी हो जाता है। यहाँ तो परे आ ही गया अच प्रत्यय, तो यंग का लुक होने के बाद अब यंग क्या है? आर्ध धातु, ठीक है ना। और यंग आर्ध धातु के, चलो इसको नहीं देखना है यहाँ पर। हमने जो धातु संज्ञा की थी सनाद्यंता धातु से, वो कितने भाग की है? लो लू या। तो ये जो यंग का लोप किया है हमने यंगोचीचा से, ये धातु का एक देश हो गया, ये धातु का एक देश हो गया। और किसको मान करके हुआ? अच परे रहते, अच बन गया यहाँ पर निमित्त, और वह है आर्ध धातु, ठीक है ना। अब उसी अच को मान करके, उसी अच को निमित्त मानते हुए लो लू, इसको क्या प्राप्त हो रहा है? गुण या वृद्धि? क्या प्राप्त हो रहा है? इसको गुण प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। तो अब सूत्र की सारी बातें घट चुकी हैं यहाँ पर कि जिस आधातु को मान करके आपने धातु के एक देश का लोप किया था, उसी आधातु को मान करके आप एक के स्थान पर गुण कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। उसका निषेध कर दिया गया। ये एक संकेत दिखा दिया इन्होंने लोलू ये कह करके यहाँ पर। मरी मृजा में वृद्धि का हो जाएगा। अब पदकृत्य आया कि धातु ग्रहणम किम, धातु का ग्रहण क्यों किया है। अब धातु ग्रहण क्यों किया है का हम क्या अर्थ लेंगे? भाई जैसा अर्थ अभी किया था कि धातु का अर्थ एक देश किया था इन्होंने, ठीक है ना। धातु का अर्थ एक देश किया था, धातु का एक देश। अब धातु का एक देश धातु ग्रहण नहीं करेंगे तो केवल लोप शब्द ही तो बोला जाएगा, और लोप शब्द किसी का विशेषण तो बनेगा नहीं। जैसे बहुरी समास किया था हमने धातु जोड़ करके, अब तो मात्र इतना अर्थ होगा कि लोप होने पर आर्ध धातुक परे रहते जो गुण वृद्धि प्राप्त होते हैं इक के स्थान पर वो नहीं होंगे। तो लूय धातु है, अब लूय धातु से त्रिच प्रत्यय ला करके सबसे पहले क्या करेंगे? अनुबंध को हटाएंगे वहां से, तो अनुबंध का लोप हो गया। तो लोप होने पर, ठीक है, आर्ध धातुक परे रहते, त्रिच परे रहते लू को गुण प्राप्त हो रहा है, नहीं होगा ना। धातु ग्रहण कर दिया तो अनुबंध धातु का अंश है ही नहीं। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि पहले भूवादि धातु नहीं लगता, पहले अनुबंध हटाए जाते हैं, अनुबंध हटाने के बाद धातु संज्ञा होती है, ठीक है। अनुबंध धातु का भाग नहीं होते, धातु का एक देश नहीं है वो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वह अनुबंध जो हटाया भी गया है, लोप किया गया है, वो आर्ध धातु को निमित्त मान करके नहीं किया गया है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखो, रेडसी। तो रेडसी में ऋष धातु है ना, रुष ऋष हिंसायाम, तो यहाँ भी अन्य जो भी दृश्यंते से विच प्रत्यय करेंगे और विच प्रत्यय का पूरे का ही लोप हो जाता है। विच प्रत्यय का अनुबंध हटा करके जो वकार है उसका भी लोप हो गया, ठीक है ना। तो लोप होने पर वकार का लोप हो गया। अब ऋष धातु ये जो शब्द बन चुका है प्रातिपदिक अब त्रिपदी समास शास्त्र से,
उससे सु प्रत्यय आगे आया हुआ है, सु का तो लोप हो चुका है, लेकिन उसको मान करके यहाँ पर अब गुण की प्राप्ति हो रही है। जो विच प्रत्यय किया गया था ना, तो विच प्रत्यय को मान करके यहाँ पर ऋष में गुण किया जा रहा है, तो गुण हो पाएगा, क्योंकि यहाँ तो लोप किया गया था। तो लोप होने पर, लोप चाहे किसी का भी हो, कहीं पर भी हो, लोप हो जाए, ठीक है ना, तो लोप होने पर गुण वृद्धि नहीं होते। तो पुगंत लघु पुतस्य से जो गुण हुआ है यहाँ पर, ये प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो वही कहा है यहाँ पर, और क्या है, लविता रेडसी पर्णम, पर्णम नए है, यहाँ पर नवे है जो लिखा है, शुद्ध है ये एक शब्द है, ये पूरा रेडसी पर्णम नए, ये विराम हटा देना इसमें से, उसी का साथ का भाग है ये। तो अनुबंध प्रत्यय लोपे माभूत, अनुबंध किसमें था, लविता में, प्रत्यय लोप किसमें था, रेड में, ठीक है। रेड का दिखा भी दिया है सिद्धि थोड़ी सी, कि ऋषेर हिंसार्थस्य विच प्रत्यय लोपे उदाहरणम रेड इति। लुई में स्पष्टता उसको नहीं दिखता है बाद में। तो ये तो हो गया धातु के विषय में प्रश्न, उसका समाधान किया। दूसरा शब्द जो सूत्र में था आर्ध धातु के, अब इस पर प्रश्न उठाया गया कि ये आपने ग्रहण क्यों किया। अब इसको हटा दें तो सूत्र क्या बनेगा, न धातु लोपे, बस आप एक देश अर्थ करते रहो, कोई बात नहीं है। कि धातु के एक देश का लोप होने पर इक के स्थान पर गुण वृद्धि नहीं होते, हो गया अर्थ पूरा। अब इसी अर्थ को लेते हुए चलना है। तो उदाहरण क्या है, त्रिधा त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति, ये पूरा मंत्र याद है किसी को, नहीं याद है, पता है तो कई बार है। चत्वारि श्रृंगा त्रयोस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्या आविवेश। महाभाष्य में भी आएगा ये, निरुक्त में भी आएगा। हमारा यहाँ उदाहरण कौन सा है जिसमें हमें ये घटाना है, आर धातु का प्रयोजन रोरवीति। तो रोरवीति में क्या देखना है हमें, रोरवीति में क्या देखना है, देखो रोरूय धातु पहले बन गई, जैसे लोलू ही बना था ना पहले, तो रोरूय बना लो पहले यंगंत, ठीक है ना। अब यंगंत धातु बन गई, धातु संज्ञा हो चुकी है, अब हमें रूप चलाने हैं इसके लट लकार में। तो लट लकार में रूप चलाएंगे तो रोरूय और लट लकार आया, टिप आ गया, शप आएगा, उसका लुक हो जाएगा, क्योंकि अदादि गण की मानते हैं ना, अदादि गण की मानते हैं, यंग का लुक मान करके, यंग का लुक हो गया बिना निमित्त के ही। तो रोरूय में यंग का लुक हो गया, और यंग का लुक होना क्या है, धातु के एक देश का लुक हो गया, हो चुका है ना। अच्छा, आधातुक सूत्र में ग्रहण किया नहीं गया है। अब यहाँ जो रोरू इतना है, और आगे ईट आगम भी हुआ है, यंगोवा, ब्रुव ईट यंगोवा, तो यहाँ पर ईति, अब ईति में जो तिप प्रत्यय है, ये आधातुक है या साधातुक है, आधातुक। तो इसको मान करके रोरू को गुण प्राप्त हो रहा है, नहीं, साधातुक आधातुक की ओर से, और सूत्र में आधातुक ग्रहण किया नहीं गया है। तो सीधा अर्थ यही तो बना कि धातु के एक देश का लोप होने पर इक के स्थान पर गुण वृद्धि नहीं होते, तो नहीं होगा ना गुण, ठीक है ना, क्योंकि आधातुक तो है नहीं आगे। अब आधातुक सूत्र में पढ़ दिया है, तो आधातुक को मान करके प्राप्त होने वाले गुण वृद्धि नहीं होते, ये हो रहा है सार्वधातुक को मान करके। इसीलिए आगे लिखा है कि सार्वधातुके माभूत, सार्वधातुक में कहीं निषेध न हो जाए, इसलिए आधातुके पढ़ा गया है। तो कितने सूत्र की महत्ता बढ़ जाती है, हम एक एक पद का जब ये प्रयोजन समझ लेते हैं तो उसकी आवश्यकता अनुभव होने लगती है।
यूं ही नहीं पढ़ दिए हैं पाणिनि ने कि संख्या बढ़ाने के लिए सूत्रों की बल्कि संख्या घटाने का प्रयास किया है उन्होंने, तो बढ़ाने का नहीं। बहुत से लोग ग्रंथ लिखते हैं ना, तो विषय तो ज्यादा होता नहीं है, तो क्या करें, तो यूं ही अनावश्यक बातें उसमें डाल करके और थोड़ी संख्या बढ़ाई जाती है पृष्ठों की, कि कुछ तो मोटाई दिखाई दे ग्रंथ की, जो लोगों के सामने जाए यहाँ कुछ लिखा है ऐसा नहीं, एक एक सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, और फिर उसका एक एक पद, एक एक वर्ण। तो देखो, जब सूत्र के पदों पर प्रश्न उठा करके उनका समाधान करते हैं, तब तो काशिकाकार की शैली है कि इति किम कह करके बोलेंगे। जैसे धातु ग्रहणम किम, आ धातु का इति किम, और जो अनुवृत्ति पीछे से आ रही होती है उसकी आवश्यकता को बताने के लिए वहां बोलते हैं इत्येव। जैसे इकः इत्येव, ये भी पदकृत्य ही है एक प्रकार का, लेकिन ये पदकृत्य है अनुवृत्ति के लिए, अर्थात हमें पीछे से इकः की अनुवृत्ति भी लानी है। अगर उसकी अनुवृत्ति नहीं लाएंगे, ऐसा मान करके देखो, तो अभाजी और रागा, इन दोनों उदाहरणों में मुख्य बात पकड़नी है यहाँ पर कि चिण आगे आ रहा है, ठीक है ना, भज धातु से चिण प्रत्यय जो आगे दिखाई दे रहा है हमें, और भंजेष्ट चिणी से यहाँ पर भंज धातु से, तो भंज धातु से भंजेष्ट चिणी क्या करता है, यहाँ अनुनासिक का लोप करेगा, ठीक है ना, चिण परे रहते। तो भंज में जो अनुनासिक का लोप किया हमने, ये धातु का एक देश है, धातु का एक देश है, और किसको मान करके लोप किया, चिणी, चिण पर रहते, चिण को मान करके किया। चिण कैसा है, आर्धातुक। अब उसी आर्धातुक को मान करके अत उपधाया से वृद्धि प्राप्त हो रही है, हो रही है। क्या वह वृद्धि इक के स्थान में है, नहीं है। तो यदि इकः की अनुवृत्ति नहीं लाएंगे, तो ये जो अत उपधाया से वृद्धि प्राप्त हो रही है, इसको भी रोकना होगा, इसका भी निषेध प्राप्त होने लगेगा, इसलिए इकः का ग्रहण किया है। ऐसे ही रंज धातु से घय प्रत्यय करके, और जब नकार का लोप करेंगे इसका, घई च भाव करणयो हो, ठीक है ना, घय प्रत्यय पर रहते भी लोप हो जाता है। तो यहाँ पर भी एक देश का लोप तो हो गया, लेकिन अतोपधाया से जो वृद्धि प्राप्त हो रही है वो एक के स्थान में नहीं है, उसका भी निषेध प्राप्त होने लगेगा। तो इकः की अनुवृत्ति का ये प्रयोजन बता दिया, अभाजी और रागः। अब प्रश्न किया कि आपने बहुव्रीहि समास का इसमें ग्रहण क्यों लिया था। सीधा इतना अर्थ करते ना कि धातु लोपः, धातु लोपः, धातु के एक देश का लोप होने पर आ धातु परे रहते, बस ऐसे अर्थ होगा ना फिर। तो बहुव्रीहि समाश्रयणम किम, अब यहां देखो हटाते हुए कि क्नोपयति में धातु क्या है, पहले इसको देखो, क्नूई, अनुबंध हटा करके क्नूय, यकारांत, ठीक है, और आगे ऋणिच प्रत्यय आया, ठीक है ना, आगे शब्द है फिर। तो यहाँ पर कुनूय धातु से पुक आगम करने के लिए सूत्र कौन सा है, अर्ति ह्रीव ली री कुनूई, उससे पुक आगम किया गया। अब पुक का जब पकार आया, ठीक है ना, कुनूय और पुक का पकार है, आगे णिच प्रत्यय है, यानी कुनूपी, कुनूय पी। अब कुनूय पी में यकार का लोप किया गया, किससे, लोपो व्योरबली, लोपो व्योरबली से यकार का लोप किया, किसको मान करके, बल को मान करके किया है, बल को मान करके किया है। बल क्या है, पुक, क्या पुक आ धातु है, नहीं है ना, पुक तो आगम है एक, ठीक है ना, उसका अलग से नाम नहीं रखा गया है अर्धातु, पकार को आश्रय मान करके किया है। कोई कहे कि आगम आगमी का धर्म ले लेगा, णिच का धर्म ले लेगा, वो भी, लेकिन पुक तो कित है ना, ये धातु को हुआ है, अंग को हुआ है, वो भी बात नहीं चलेगी। तो इस तरह से पुक
को मान करके, पकार को मान करके जो धातु के एक देश का यकार का लोप हुआ है, यदि हम बहुरी समास नहीं करेंगे कि आर धातु को मान करके धातु का लोप हुआ है जहां पर, ऐसा यहाँ पर है नहीं। तो इस अवस्था में यहाँ पर भी गुण का निषेध प्राप्त होने लगेगा। पुगंत लघु पदस्य च से यहाँ जो गुण की प्राप्ति हो रही है वो आर धातु को मान करके, णिच को मान करके वो नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया? कुनूय में यकार का लोप, एक देश का लोप हो गया। आगे अब गुण की प्राप्ति हो रही है। पुगंत लघु पदस्य च, पुगंत को होती है नहीं होती है? साधातुक आधातुक परडेति, आधातुक तो परे है, लेकिन धातु के एक देश का लोप उस आधातुक को मान करके, णिच को मान करके नहीं हुआ था, इसलिए यहां पर गुण हो गया। अब प्रेद्धम में देखो, प्र और इद्धम, तो इद्धम में धातु इंध, अब यहां पर भी निष्ठा प्रत्यय करने के बाद अनिदिताम से लग अनुनासिक का लोप किया गया, ठीक है ना, अनुनासिक का लोप किया गया। और अनुनासिक का लोप करके इधर तो बना लिया हमने इद्धम। तो अनुनासिक का लोप करना एक देश का लोप हो गया, ठीक है ना। देखो दोनों धारणाओं में अंतर है, कुनोपयति में इसमें क्या अंतर है समझना। तो यहाँ अनुनासिक का लोप किया गया, ये एक देश का लोप हो गया। और किसको मान करके किया? थोड़ा माइक खुला रखा करो और शीघ्रता से उत्तर दिया करो। निष्ठा को मान करके किया, ठीक है ना, आर धातुक है वो, तो आर धातुक को मान करके हमने कर तो लिया धातु के एक देश का लोप, और इद्धम बना लिया है। अब प्र और ई यहाँ गुण करना है, तो ये गुण क्या उस आर धातुक को मान करके हो रहा है? निष्ठा प्रत्यय आद गुण से जो गुण प्राप्त हो रहा है, क्या इसके लिए आर धातु प्रत्यय चाहिए आगे? नहीं चाहिए ना। तो बहुरी समास वाली बात नहीं घटी ना यहाँ पर। अब बहुरी समास करके क्या अर्थ निकला था कि आपने एक देश का लोप जिस आधातु को मान करके किया है, तो गुण वृद्धि भी उसी आधातु को मान करके होना चाहिए था। यहाँ इतना तो आधा कार्य तो कर लिया आपने कि आधातु को मान करके एक देश का लोप तो कर लिया, लेकिन गुण आप उसको मान करके नहीं कर रहे, ठीक है ना। पीछे क्या था? पीछे क्या था? पीछे एक देश का लोप आधातु को मान करके नहीं किया था, और गुण आधातु को मान करके कर रहे थे। यहाँ पर एक देश का लोप आधातु को मान करके किया, गुण आधातु को मान करके नहीं कर रहे। हो गया ना अंतर दोनों में? ये गुरुजी रोरवीति अत्र इडागमः तुरुस्तु संयमः सार्वधातुके। कौन से उदाहरण में? रोरवीति। रो रही थी, रो रही थी जी। हाँ, रो रही में क्या है? इडागम तुरुस्तु संयमः सार्वधातुके से होगा। हाँ, ईट आगम, ईट आगम जो हो रहा है, हाँ ठीक है, वही है। ब्रुव ईट यंगोवा तुरुस्तु शम्यमः सार्वधातु के, रु धातु उसमें आई हुई है, और सार्वधातुक गलादी सार्वधातुक को ही करता है वो ईट आगम, ठीक है, उसी सूत्र से होना है। तो ये हो गया। आगे एक सूत्र और ले लेते हैं, किंग टीचर। तो किंग टीचर कहा गया, इसमें सप्तमी आ रही है ना, हम 3 प्रकार की सप्तमी मान के चलते हैं। प्रथमावृत्ति में भी ये विषय आ चुका था। पर सप्तमी, निमित्त सप्तमी, विषय सप्तमी। अब इन तीनों का अलग अलग महत्व होता है, तो यहाँ कौन सी मानी जाएगी? तो स्पष्टता के लिए प्रारंभ में ही बता दिया कि निमित्त सप्तमी एषा, अर्थात कित नित निमित्तक गुण वृद्धि को कहा जाएगा। इसलिए अर्थ में वही बात रखी गई, किंगिन निमित्ते ये गुण वृद्धि प्राप्नुतस् ते न भवतः, ठीक है। तो चितः चित्तवान, स्तुतः स्तुतवान, भिन्नः भिन्नवान, ये तो हो गए गुण के। वृद्धि का हो गया मृष्टः मृष्टवान।
ये दोनों हो गए कित प्रत्ययों के। अब नित का दिखा दिया, चिन्हतः चिन्वंती ये गुण का हो गया, मृष्टः मृजंती ये वृद्धि का हो गया। हो गया का तात्पर्य रोका गया है, गुण रोका गया, वृद्धि रोकी गई है। हो गया का अर्थ ये नहीं गुण हो गया वृद्धि हो गई है। एक बात यहाँ और कही गई कि सूत्र है किंगतिचा, हम ककार को प्रारंभ में बोलते हैं, तो यहाँ पर गकार भी स्वीकार किया गया है। गकारोपि अत्र चर्त्वभूतो निर्दिश्यते, ठीक है ना, खरीचा लगा करके तो दो ककार मान करके हम सूत्र बोलेंगे और उसका प्रयोजन दिखा रहे हैं कि ग्लाजिस स्नुह। अब यहाँ इन्होंने स्नुह पढ़ दिया है, यहाँ होना चाहिए स्नुह। तो यहाँ भी कह सकते हैं हम कि खरीचा लगा लिया है, सकार आ रहा है ना आगे, लेकिन सूत्र में स्पष्टता के लिए फिर स्नुह ही, और हम लोगों ने भी ऐसे ही याद किया है, सूत्रों को कंठस्थ किया है। तो कैसे किया है, ग्लाजिस ककार किया है, किसी ने याद जी ककार किया है? जी मैंने तो ककार किया हुआ है, तो मैंने तो बाजी जीत ली यहाँ पर, है ना। अब मुझे तो पता भी नहीं याद किया है, कैसे किया है, क्या किया है, किसने करवाया, सब तो पिताजी करवाते थे। तो ग्लाजिस गकार मान करके, है ना। तो गकार यहाँ पर जब चतुर्भूत निर्दिष्ट कर दिया गया है तो अब अर्थ क्या बनेगा कि गित कित नित निमित्तक इक के स्थान पर गुण वृद्धि नहीं होते। तो जी धातु से जिष्णु जब स्नुह प्रत्यय किया तो जी को गुण प्राप्त हो रहा है और गित होने के कारण से नहीं हुआ। और भूष्णु में किससे करेंगे स्नुह प्रत्यय, ग्लाजिस तो तीन धातु है ना, भू धातु से भुवश्च हाँ भुवष्ट सूत्र है अलग से, तो भूषणु यहाँ भी गुण नहीं हुआ। और इडागम किससे रोकेंगे, इडागम की प्राप्ति होती है ना, मुखः इति तो श्रुका किति में भी बताया था मैंने, वहां भी गकार मानते हैं, है ना। अभी तो रुक पाएगा क्योंकि वहां भी है श्रुका किति, तो किति में एक ककार और मान करके गित और कित परिणते उगंत अंग को इडागम नहीं होता है। यहाँ पर भी देखो अनुवृत्ति जो पीछे से ला रहे हैं हम किंगतिचा में एकह की, तो उसका प्रयोजन दिखाने के लिए वही शैली अपनाई, एकह इत्येव, ठीक है ना। एकह को हमें पीछे से लाना ही है, नहीं तो क्या होगा कि कम धातु से ऋणिंग प्रत्यय हुआ, और ऋणिंग प्रत्यय कैसा है ङित, ठीक है ना, लेकिन ऋणिंग प्रत्यय ऋणित भी है, तो ऋणित होने से अतोबधाय से वृद्धि प्राप्त हो रही है कम को, तभी तो बनेगा कामी। और यहां पर एक की अनुवृत्ति न लाई जाए तो क्या अर्थ बनेगा कि गित कित कित निमित्तक गुण वृद्धि नहीं होते, वो चाहे एक के स्थान में हो या किसी के स्थान में हो। तो यहाँ तो आकार के स्थान में वृद्धि हो रही है, अतोबधाया ये भी रुक जाएगी फिर, क्योंकि आगे ङित प्रत्यय आ रहा है। लईग वायन लिगु, ठीक है ना, तो लिगु शब्द से लईग वायन, यहाँ फक प्रत्यय, तो फक में फक को आयन किया गया, फक प्रत्यय है कित, तो कित प्रत्यय परे है, ठीक है ना। और लिगु को क्या करना है हमें, लिगु को क्या करना है, और गुणा है, और गुणा से गुण हो गया। उधर आदियज को वृद्धि भी की जाती है, ठीक है ना। तो लिगु शब्द से नरादिभ्य फक से जो हमने फक प्रत्यय किया है और गुणा से गुण किया है, ठीक है ना। तो और गुणा से जो गुण किया है वहां ये भी प्रश्न उठाया गया है कि और गुणा से जो गुण किया है आपने उसका प्रतिषेध आप क्यों नहीं कर रहे, वो तो एक ही है ना, लिगु उ तो एक में आ गया, वो तो एक में आ गया, नहीं आ गया, समझ आ गया। तो यहाँ तो किंगतिचा से निषेध हो जाएगा क्योंकि आप इक्की के अनुवृत्ति ला ही रहे हैं। तो यहाँ देखो किंगतिचा सूत्र में चा पढ़ा है, पाणिनि ने पढ़ा है ना अलग से किंगतिचा, तो इसे चा से क्या अर्थ लेते हैं,
चस के तात्पर्य है कि एक ऐसा उच्चारण करके, एक ऐसा उच्चारण करके जहां पर गुण वृद्धि कहे जाते हैं। ये अतिरिक्त बात थोड़ी सी और जोड़ी जाती है। तो और गुण जो गुण करता है वो एक शब्द बोल रहा है क्या? नहीं बोलता। वहां ये निषेध नहीं करेगा, ठीक है ना, वहां ये निषेध नहीं करेगा। तो इस तरह से लिगु का बन गया लिगो। अब यहां पर आदि अच को वृद्धि प्राप्त हो रही है, आदि अच को वृद्धि प्राप्त हो रही है। तो आदि में क्या है वर्ण? ल में ई है, ये भी इक में, लेकिन जो वृद्धि कर रहा है सूत्र वो कौन सा है? तदितेश्वचाम आदे है। तो वहां पर अच कहा है कि इक का है? वहां तो अच का है ना, अचाम आदे है। अचो में जो आदि अच है, इक शब्द नहीं है वहां भी। तो यदि हम इकह की अनुवृत्ति नहीं लाएंगे तो ये सारी समस्याएं आएंगी। यहाँ पर इसको भी वृद्धि रुकने लगेगी, क्योंकि कित प्रत्यय को मान करके हो रही है। कितिच अनुवृत्ति आ रही है ना कित की, तदितेश्वचामादे है कितिच, नहीं कितिच सूत्र से ही करेंगे, ऊपर से उसकी अनुवृत्ति आ रही है। ये हो गया एक का प्रयोजन। अब एक यहाँ पर वार्तिक साथ में और दिया गया है। पीछे जो काशिका के प्रारंभ में जो यहाँ पर इनकी व्याख्या में जो श्लोक आए थे, वहां पर काशिका का महत्व बताते हुए एक बात कही गई थी कि इष्टुप संख्यानवती, ध्यान आ रहा है? कैसी है ये? इष्टि, इष्टि वाली है, उपसंख्यान वाली है, ठीक है ना। उपसंख्यान में वक्तव्यम भी ले लेना, वक्तव्य में आता है ना वार्तिकों में कहीं कहीं, इति वक्तव्यम उपसंख्यानम। और जहां इष्यते आता है वो इष्टि, जैसे यहाँ पर आ रहा है देखो, मृजे रजादौ संक्रमे विभाषा वृद्धि ऋष्यते, वो भी इष्टि है, इनसे युक्त है काशिका ये इष्टि उपसंख्यानवती। तो ये कह क्या रहा है वार्तिक कि मृज धातु में आजादी प्रत्यय जब परे होते हैं तो उस अवस्था में जब संक्रम का विषय आता है, संक्रम भी एक इनका अलग से जो शब्द यहाँ ग्रहण किया गया है, ये प्राचीन आचार्य गुण और वृद्धि के प्रतिषेध को संक्रम शब्द से बोलते हैं। संक्रम का अर्थ हो गया गुण वृद्धि का प्रतिषेध का विषय, ठीक है ना। तो वहां पर ये वार्तिक कहता है कि विकल्प से वृद्धि वहां पर इष्ट है आजादी प्रत्ययों में, क्योंकि किंग पीछे वहां रोक रहा है। कैसे रोक रहा है? जैसे परिमृजंती परिमार्जंती, तो मृज धातु के आगे जो अंति आ चुका है, ये अंति कैसा है? देखो शब्द का तो लुक हो गया है, अंति कैसा है? इंगित है या नहीं है? सार्वधातु कमपि, और उस अंति को मान करके मृजेर वृद्धि से वृद्धि प्राप्त हो रही है कि नहीं? तो ये तो रोकेगा, ये रोक देगा, क्योंकि वहां पर भी इकह आता है ना, मृजे रंगस्य इकह, मृजे रंगस्य इकह वृद्धिर्भवति। तो यहाँ पर इसने वार्तिक ने विकल्प से कहा है कि विकल्प से वृद्धि वहां पर इष्ट है। तो जब नहीं होगी तो परिमृजंती, जब हो जाएगी तो परिमार्जंती। ऐसे ही परिमृजंतु परिमार्जंतु। अब यहाँ पर संक्रम में दोनों बातें आती हैं, वृद्धि का भी निषेध और गुण का भी निषेध। तो वृद्धि का निषेध तो यहाँ पर समझ में आ गया, यहाँ गुण का भी निषेध है क्या? तो कहा हाँ, लघुपद गुणस्याप्यत्र प्रतिषेधः। लघुपद गुण का भी तो यहाँ पर है, जैसे अंति है आगे, तो अंति में लघुपद गुण की भी तो प्राप्ति हो रही है नहीं हो रही है? तो उसको भी यहाँ पर रोक दिया गया है, क्योंकि लघुपद गुण को बांध करके ही तो वृद्धि मृजे वृद्धि से होती है। और अचिनवम असुनवम इत्यादि लकारस्य सत्यपिंगित्वे यासुटो ङित वचनम ज्ञापकम ङिति यत्कार्यम तल्लकारे ङिति न भवति इति। ये शायद प्रथमति मैंने बताया था, ये जो लकार ङित होते हैं, लंग लिंग लुंग लिंग, इनमें जो ङकार अनुबंध है, यह अनुबंध स्थानीवत होता हुआ टिप तस्जी आदि या ताम झ आदि प्रत्ययों में वह धर्म ङित्व धर्म इनका नहीं आता।
पता है ये? तिप्तसी आदि प्रत्यय ये इंगित नहीं माने जाते हैं। नहीं तो स्थानीय वस्तु ये भी तो इंगित होने चाहिए। जब उनके स्थान में लकार के स्थान पर ये सारे आदेश होते हैं तो सभी लादेश नित लकार के स्थान में हुए हैं तो इंगित मानने चाहिए। तो कहा नहीं, इनमें ऐसा नहीं होता है। और उसका पता कैसे लगा कि यासुट जब आगम किया पाणिनि ने, और यासुट आगम किया है किसको? यासुट परस्मयी पदेशु धातो ङिच, लिंग लकार में यासुट आगम किया तो लिंग तो स्वयं ङित है और आगम आगमी के धर्म को लेते ही हैं, ठीक है ना। तो लिंग के स्थान पर तिप्तसी आदि आए और उनको हमने यासुट आगम किया तो यासुट तो ङित बन ही जाता, और फिर भी वहां पर ङित कह रहे हैं पाणिनि। तो उससे सिद्ध हो रहा है कि लकारों का ङित्व धर्म प्रत्ययों में नहीं आता, आदेशों में नहीं आता। अब नहीं आता तो उससे लाभ क्या हुआ कि अचिनवम असुनवम। यहाँ पर जो उष्णु प्रत्यय हमें दिखाई दे रहा है तो उष्णु प्रत्यय में नु को गुण प्राप्त हो रहा है, क्योंकि अम प्रत्यय की दृष्टि से पूर्व भाग अंग हो गया ना। दो अंग हैं यहाँ पर, एक तो ची अंग है, दूसरा चीनु अंग है। तो ची अंग को तो नु का कित्व ङित्व धर्म गुण नहीं होने देगा, और चीनु को जो गुण प्राप्त हो रहा है साधातु कार्य से, वहां पर ये तिंग पीछे रोकने लगा। किस कारण से? लकार का ङित्व धर्म अम प्रत्यय में ला करके। तो उसकी स्पष्टता के लिए कहा कि यहाँ लकार के ङित होने पर भी यासुट का ङित वचन ये बता रहा है कि ङिति यत् कार्यम तल लकारे ङिति न भवति। ङित प्रत्यय पर रहते जो कार्य कहे जाते हैं वो लकार के ङित्व धर्म को लेकर के प्रत्ययों में ला करके नहीं होते। तो यहाँ गुण का निषेध नहीं हुआ। चलो एक चित्र और ले लो, छोटा सा ही है ये। दीधी वेवीटा, दीधी वेव्यो इटश्च, तीन शब्द हैं इसमें। ये गुण वृद्धि प्राप्त तेन भवतः। तो आदिध्यनम ये गुण का हो गया, आदिध्यकः वृद्धि का हो गया, आविव्यनम गुण का हो गया, आविव्यकः वृद्धि का हो गया। और इट में भी निषेध किया गया। इटः खल्वपि कणिता श्वः रणिता श्वः, श्वः लगा दिया ये दिखाने के लिए कि लुट लकार का रूप है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी कणिता और रणिता में कैसे प्राप्ति होती है तो सब पढ़ लिया है प्रथम वृत्ति में, कोई उलझन तो नहीं है। आगम जो है ना यहाँ पर कणी, कणी और आगे त्रिश प्रत्यय परे है, तो प्राप्त हो रहा है नहीं आगम, वो गुण गुण प्राप्त हो रहा है, उस गुण को यहाँ पर। और वृद्धि का उदाहरण इट में संभव नहीं है, तो आगे कही दिया है कि वृद्धि ही इटो न संभवती इति लघुपद गुणस्यात्र प्रतिषेध। उसी का ही प्रतिषेध यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, बस यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ